बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड यूनिट हमारा चल रहा है। थर्ड यूनिट में आज हम लोग सेकेंड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी समझेंगे। इसके पहले हमारे जितने भी क्लासेस आए हैं उन सभी क्लासेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अभी तक नोट्स की जो बात है तो नोट्स पे काम चल रहा है, बहुत जल्द उस पर पूरा कर लिया जाएगा नोट्स, तो फिर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए और वेट कीजिए, क्योंकि इस बार जो है ना सब्जेक्टिव को भी इंक्लूड किया जा रहा है तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्टिव नोट्स टाइप करना, खुद से सारा कुछ करना होता है और व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहने के कारण इसमें डिले हो रहा है। लेकिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को निश्चित रूप से जानकारी दी जाएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप सभी लोग। बढ़ते हैं आज के क्लास की और क्लास को शुरू करेंगे। और सिलेबस का डिस्कशन फर्स्ट क्लास में किया जा चुका है। आज हमारा जो सेकंड पार्ट होगा, तो ये जो सेकंड पार्ट है इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक। ठीक है, बचपन को प्रभावित करने वाले जो भी कारक होते हैं उनमें मनोसामाजिक कारक के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद बाल विकास के बारे में डिस्कशन होगी, और बाल विकास का जो चैप्टर है ये आपके सीटेट की जो तैयारी होती है ना, तो उसमें सीडीपी का सेक्शन होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स इसमें भी इंक्लूड किए गए हैं। आप देखिएगा इसमें वृद्धि एवं विकास भी है, बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ की अवधारणा आपकी कितनी है उसकी जाँच की जाएगी। बच्चों में सृजनात्मकता और खेल, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। और व्यापक अगर समझ आप बनाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे F2 बचपन और बाल विकास इस नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा F2 का। ठीक है, F2 जो है ना वो डीएलएड फर्स्ट ईयर का सेकंड जो बुक है उसका नाम है F2, और बचपन और बाल विकास के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सारे चैप्टर्स डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो डिटेल क्लास आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया क्लास में। तो क्लास को देखिए, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और आप खुद भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। बुक्स अवेलेबल हैं, SCERT बिहार की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने खुद टेलीग्राम पे शेयर किया था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर किया था, वहाँ से आप लोगों ने इसे डाउनलोड ज़रूर किया होगा, तो इसको पूरे एक बार पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे विकास की जो अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, और अधिगम से इसका क्या संबंध है। अधिगम लर्निंग, हमारा जो सीधे सीधे कनेक्शन होता है ना एज ए टीचर, वो अधिगम से है। हम किसके प्रति उत्तरदायी हैं, तो बच्चों के अधिगम के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, और जो बच्चों का विकास है वो अधिगम से संबंधित है। तो इस तरह से हम तीनों में, ठीक है, बच्चों में और बच्चों का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है उनका अधिगम है, और एज ए टीचर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो विकास की अवधारणा के बारे में सबसे पहला जो प्रिंसिपल इसका आता है, सबसे पहला जो इसका सिद्धांत आता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, लाइफ लास्टिंग प्रोसेस है। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम विकास की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट के कई स्तर हैं, देयर आर सेवरल लेवल्स, है ना, ऑफ डेवलपमेंट। तो वहाँ पे किसी न किसी स्तर पे हमारा डेवलपमेंट लाइफ टाइम होता रहता है, तो इसलिए कहा जाता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में हम बालकों के कौन कौन से पार्ट्स का यहाँ पे अध्ययन करते हैं, इसको समझ लीजिए। तो विकास की प्रक्रिया में बालक का जो शारीरिक विकास होता है, सबसे पहले तो फिजिकल ग्रोथ उसकी आती है। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ, और ICDS इसके ऊपर वर्क करती है। हम लोगों को F3 में यहाँ पे कह रहा हूँ, यूनिट 4 में, ठीक है, ECCE की जो अवधारणा है वहाँ पे ICDS को भी समझना होगा। ICDS का मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस, समेकित बाल विकास परियोजना, जो भारत सरकार के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है। हमारे राज्य सरकार में भी इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो उसका जो मेन फोकस है वो बच्चों के जन्म से, मतलब कि जन्म से नहीं, गर्भधारण से लेकर के, ठीक है,
हमारे समाज में, हमारे हर गांव में, हर पंचायत में ICDS की शाखाएं हैं, आंगनवाड़ी है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों का ये जो वर्क होता है, उसका जो एक मेन वर्क होता है कि वहाँ के जो पोषण क्षेत्र है, जो उस आंगनवाड़ी का पोषण क्षेत्र है, उसमें जो भी महिलाएं आ रही हैं, तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती हैं, तो वहाँ से उनकी ट्रैकिंग की जाती है और जन्म लेने वाले बच्चे का स्वास्थ्य कैसा हो उसके ऊपर विशेष ध्यान रखा जाता है। और सरकार ने इसके लिए बहुत तरह के कदम उठा रखे हैं। कई प्रकार की सुविधाएं, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं बोलने में, इंसेंटिव इसको कहते हैं, ठीक है। बहुत तरह की सुविधाएं उस गर्भवती महिला को प्रदान की जाती है आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से, ठीक है। तो वो क्या है, वो बच्चों के फिजिकल ग्रोथ के लिए, कि बच्चे का जब गर्भधारण, किसी महिला का गर्भधारण हो गया है और बच्चे का जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला डेवलपमेंट का, तो अच्छे से हो, उसका फिजिकल ग्रोथ सबसे पहले अच्छे से हो, क्योंकि अगर फिजिकल ग्रोथ अच्छे से होगा तो फिर मेंटल ग्रोथ उसका बेहतर होगा, है ना। तो हमारा फिजिकल ग्रोथ पे फोकस रहता है। इसके बाद क्रियात्मक का मतलब है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो फिर उनका जो बॉडी का अलग अलग पार्ट है, हाथ है, पैर है, आँखें हैं, ठीक है, मुंह है, इन सब का इस्तेमाल वो अच्छे से करना सीखता है, ठीक है। तो वो क्रियात्मक डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, समझदारी की उसकी जो सीखने की क्षमता है, उसकी समझ कैसे कैसे बढ़ती है। जब हम बच्चों को बहुत तरह की वस्तुओं को दिखाते हैं, उनके चित्र दिखाते हैं, उनके नाम बताते हैं, धीरे धीरे बच्चे क्या करते हैं, उनको सीखना शुरू करते हैं। उनके मन में एस्कीमा बनने शुरू होते हैं। एस्कीमा पियाजे का दिया हुआ टर्म है, ठीक है। एस्कीमा को छवि कहते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में जब हम बच्चों को सबसे पहली बार बताते हैं, किसी वस्तु का चित्र दिखा करके, या जब वास्तविक रूप में कोई वस्तु वह देखता है, उसका नाम उसे बताते हैं, फिर वो क्या करता है, उसको एसिमिलेट करता है, आत्मसात करता है कि अच्छा इस वस्तु को ये कहते हैं, ठीक है। इस तरह से वो विभिन्न वस्तुओं के नाम सीखना शुरू करता है। तो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। इसके बाद भाषागत, यानी कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है ना। हर एक परिवार की अपनी भाषा होती है, परिवार समाज की अपनी भाषा होती है। तो जिस समाज में वह बच्चा जन्म लेता है, वहाँ जो भाषाएं बोली जा रही हैं, वह उन भाषाओं को सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। और मल्टीलिंगुअलिज्म की जो थ्योरी है, ठीक है, बहुभाषा, तो बहुभाषा के संदर्भ में हमारे यहाँ तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन आवर कंट्री। और हमारे बिहार में की बात करें तो बिहार में क्षेत्रीय भाषाएं भी है, हिंदी है, अब थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी आ गई है, ठीक है। जितना ये सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा, टेक्नोलॉजी की पहुंच जैसे से बढ़ रही है, तो अब अंग्रेजी भी हमारे पहुंच के अंदर आ चुकी है। और हमारे जो अभी छोटे छोटे बच्चों की जो पीढ़ियां हैं, वो अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड्स उनको पता हैं। तो ये इस तरह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। फिर जैसे जैसे वो विद्यालय में आएंगे, तो विद्यालय में आने के बाद फिर वहाँ सिलेबस आ जाएगा। सिलेबस में आप लोगों को पता है कि 3 लैंग्वेज का टर्म चलता है हमारे यहाँ, त्रिभाषा सूत्र चलता है, जिसमें बच्चों को 3 भाषाओं को सिखाया जाता है, तो 3 भाषाएं सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद संवेगात्मक, इसको इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो ए क्रूशल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो संवेगात्मक विकास भी मानव विकास का एक बहुत ही क्रूशल पार्ट होता है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के संवेगों का नियंत्रण करना सीखते हैं। धीरे धीरे बच्चों में संवेगों का विकास होता है। इसके बाद सामाजिक विकास आता है। सामाजिक विकास में बच्चों का सोशलाइजेशन होता है। सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया प्रारंभ से ही शुरू हो जाती है, जन्म के उपरांत शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें विकास से संबंधित है, विकास से रिलेटेड है। तो विकास की प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट देखा जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक टर्म आता है वृद्धि, ठीक है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। तो ये जो वृद्धि है, ये बच्चों के परिमाणात्मक या मात्रात्मक कह सकते हैं। तो परिमाणात्मक जो वृद्धि होती है वह उससे रिलेटेड है ये टर्म, ठीक है। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत उनकी लंबाई, उनके शरीर का भार, शरीर की मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हम लोग देखते हैं। सभी बच्चे का शारीरिक विकास अलग अलग होता है, उनकी वृद्धि अलग अलग होती है। एक ही माँ से पैदा हुए संतानों में शारीरिक वृद्धि में भिन्नताएं देखी जाती हैं, ठीक है।
मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, मात्रात्मक है और गुणात्मक है, ये दोनों हैं। जबकि वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है, वृद्धि में केवल परिमाण आते हैं, केवल मात्राएं आती हैं, उसमें गुणों की बात नहीं की जाती है। वृद्धि की अलग अलग अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं को अगर हम डिटेल से देखें तो पहली अवस्था शैशव काल की अवस्था कहलाती है, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके बाद आता है पूर्व बाल्यकाल, जो 2 से 6 वर्ष का होता है। फिर उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष का होता है। इन दोनों को मिला करके बाल्यावस्था कहलाता है। ठीक है, इन दोनों को मिला करके हम बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु वर्ग में होता है। इसके बाद युवावस्था 18 से 40 वर्ष के बीच रखा गया। इस पर छठी अवस्था है इसकी प्रौढ़ावस्था, ठीक है, वृद्धि की। और 7वीं अवस्था वृद्धावस्था है, जो कि 60 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला आता है टर्म अधिगम। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। ठीक है, और लर्निंग, जैसा कि मैंने कहा कि लर्निंग पे ही हमारा फोकस होता है। एज ए टीचर हमें स्कूलों में इम्प्लीमेंट इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है उसको अचीव करा सकें। तो अधिगम है क्या? अधिगम की एक सटीक परिभाषा इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से, अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, अधिगम का मतलब हो गया कि अगर हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो वो हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ला देता है। ठीक है, और यह परिवर्तन हमें लाइफ लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलता है और इसी को अधिगम कहते हैं। गेट्स का मानना है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। वहीं आई.ए. पील का मानना है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, ठीक है, जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। किसके अनुसरण में होता है? तो वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। जिस तरह से व्यक्ति के वातावरण में परिवर्तन होता है और वह उसका अनुसरण करता है, तो उसके अधिगम में भी वह जो है व्यक्ति अधिगम करता है। एक तरह से उसके अंदर अधिगम होती है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्रो एवं क्रो का कहना है कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों को अर्जित करता है, ठीक है, तो उसे ही लर्निंग कहते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। ठीक है, किशोरावस्था में शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता होती है। चूँकि ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जब बहुत तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई तरह के नए हार्मोनों का स्राव होता है जो शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव लाते हैं। बच्चे का शारीरिक परिवर्तन तो होता ही है, उसके मानसिक स्तर का भी डेवलपमेंट होता है और उन हार्मोनों का प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और अगर इस अवस्था में बच्चे को सही गाइडलाइन नहीं मिलता है तो फिर वो गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसीलिए किशोरावस्था को बहुत ही क्रूशियल स्टेज माना जाता है। किशोरावस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। ठीक है, आंधी एवं तूफान की अवस्था, क्योंकि इस स्टेज में ये बिल्कुल डेवलपमेंट का वह स्टेज है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती हैं और उस चेंज को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसीलिए इसको आंधी एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। किशोरावस्था में किशोर जो है दुश्चिंता एवं स्वयं से संबंधित सरोकार का भाव रखते हैं। एक तो वे हमेशा डिलेमा में रहते हैं कि मेरे लिए सही है या फिर नहीं है। उसके अलावा वो खुद से ज़्यादा मतलब रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावनाओं का विकास इसी अवस्था में शुरू होती है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। बहुत ज़्यादा दोस्त वे लोग बनाते हैं।
एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में अपराध या नशा की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना होती है और इसीलिए इस स्टेज को बहुत ही क्रूशियल स्टेज कहा जाता है। और इस स्टेज पे अभिभावकों को, शिक्षकों को बहुत ही केयरफुली उन्हें हैंडल करना चाहिए। शैशव काल में बच्चों में सीखने की गति सबसे तीव्र होती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा शैशव काल होता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उसमें सीखने की गति सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, क्योंकि उस टाइम पे ज्ञानेंद्रियाँ सबसे ज़्यादा मतलब कि वो कार्य करती हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा सीखने की गति सबसे तीव्र होती है, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था तक आते आते बच्चों की बोलने की कैपेसिटी आ जाती है और वो विभिन्न तरह की भाषाओं को सीखना शुरू कर देते हैं। उनके परिवेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं, उनके परिवार में जो भाषा बोली जाती है, वह बहुत ही आसानी से वे सीख लेते हैं। इसके बाद विद्यालय में आने के बाद वे 2-3 लैंग्वेज को और सीख लेते हैं। तो इस तरह से भाषाओं को सीखने की कैपेसिटी प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद उत्तर बाल्यकाल में खोजी दृष्टिकोण के साथ साथ घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे का खोजी प्रवृत्ति, वो बहुत सारी चीज़ों के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाती है उत्तर बाल्यकाल में। ठीक है, वे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, चीज़ों को ढूंढना शुरू करते हैं, रिसर्च करना शुरू करते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे होता है। घूमने की प्रवृत्ति का विकास इस अवस्था में होता है। अब आते हैं बाल विकास के सिद्धांतों को समझते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें देखिए, बाल विकास का जो सामान्य अर्थ होता है, ये होता है बालकों का मानसिक एवं शारीरिक विकास। ये एक सामान्य अर्थ है और व्यापक अर्थ इसका है संपूर्ण सर्वांगीण विकास से। विकास का संबंध गुणात्मक में आ जाता है आपका कार्यकुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा एवं मात्रात्मक यानी कि लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य, इन दोनों से होता है। तो विकास का संबंध गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों से है। स्किनर ने कहा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की गति बहुत तेज नहीं होती है, यह एक क्रमिक का मतलब एक क्रम से, ठीक है, अलग अलग स्टेजेज आते जाते हैं मनुष्य के जीवन में एक क्रम से, और ये मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है। हरलॉक ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसीलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अभी के टाइम में हम ऑल ओवर डेवलपमेंट पे फोकस डालते हैं। उसके पहले के टाइम में क्या होता था, केवल उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाती थी, बच्चे क्या सीख रहे हैं उसी के ऊपर चर्चा की जाती थी, उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं देखा जाता था, जो अब जाकर के चेंज हुआ है। क्रो एवं क्रो का कहना है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक, एक तरह से आप कह सकते हैं वयस्कावस्था तक, है ना, वहाँ तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन हम लोग करते हैं बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। तो बाल विकास का सिद्धांत में हमारा जो पहला सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। ये कहता है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर होते रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती है। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि सभी बालकों में जो विकास है वो एक समान देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक समान का मतलब ये है कि क्रम से देखते हैं। ठीक है, क्रम से जो जैसे कि पहले बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद उसके पहले सिर का विकास होता है जन्म के टाइम पे, या फिर गर्भधारण में अगर चले जाए, गर्भावस्था में चले जाए तो गर्भधारण की अवस्था में सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर सिर से फिर धड़ का विकास होता है, इसको क्या कहते हैं, शीर्ष पाद पुच्छीय विकास की गति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है प्रोक्सिमो डिस्टल, जिसमें केंद्र से परिधि की ओर विकास की गति होती है। तो ये सभी बच्चों में एक समान होता है, इसी को समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, जो विकास की गति होती है ना वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। और विकास की जो दिशा होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली दिशा मैंने जैसा कि अभी डिस्कस किया कि शीर्ष पाद पुच्छीय, इसको कहते हैं, इसमें पहले सिर का विकास होता है, हमारे हेड का डेवलपमेंट होता है, इसके बाद धड़ का विकास होता है, इसको शीर्ष पाद पुच्छीय कहते हैं। दूसरा है केंद्र से परिधि की ओर,
पहले नाभि का विकास, उसके बाद फिर इर्द गिर्द के पार्ट्स का विकास होता है। इसके बाद है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, जो ये बताता है कि हर एक बालक अपने आप में अलग है, एक दूसरे से डिफर है, ठीक है। और इसीलिए हमें अपने क्लास में पढ़ाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं सीख सकते हैं, उनके सीखने की गति अलग अलग होती है, उनके तरीके अलग अलग होते हैं, उनके सोचने के, उनके समझने के, उनके बोलने के, उनके मतलब कि लगभग सारी चीज़ों में, उनकी आदतों में हम देखते हैं कि डिफरेंस होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति की विभिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग होती हैं। इसके बाद परस्पर संबंध का सिद्धांत है, जितनी भी विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं या जितने भी आयाम हैं वे एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अगर इस क्रम में एक भी चीज़ अगर गड़बड़ होती है, कहीं भी गड़बड़ी होती है, तो वो पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है, पूरे चेन को प्रभावित कर देती है। इसको हम लोग परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। एक और है इसमें कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। एक कहावत है हमारे तरफ कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, जो ये इंगित करते हैं कि जो विकास की भविष्यवाणी है उसे किया जा सकता है, ठीक है। बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट को देखते हुए बचपन में ही उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उसका डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। सबसे पहला जो कारक है वो है आंतरिक कारक। दो पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक क्या होते हैं? आंतरिक कारक जो किसी के बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस से देखने को मिलते हैं, जेनेटिकली वो आता है, ठीक है। तो इसमें आंतरिक कारक में सबसे पहला वंशानुगत कारक है, ठीक है। इसको हेरिडेटरी कहते हैं, जेनेटिकल कहते हैं। तो जो जेनेटिकल फैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं बच्चों के शारीरिक वृद्धि के ऊपर, ठीक है। और उनके जो ऑल ओवर डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक मेन फैक्टर जेनेटिकल होता है, ठीक है, वंशानुगत वाला भी होता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे का जो शारीरिक आकार है, उसके बालों का रंग है, उसकी आँखों का रंग है, उसके चेहरे की बनावट है, वो कहीं ना कहीं उनके जो पूर्वज हैं, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी, कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलते हैं। तो इसी को कहते हैं वंशानुगत कारक। और वंशानुगत कारक में अच्छी चीज़ों के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी आ जाती हैं। बुरी चीज़ों के संदर्भ में अगर हम कहें तो कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो ट्रैवल कर जाती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया है, कुछ अलग अलग तरह के कैंसर हैं, उनका भी ट्रांसफ़र हो जाता है जेनेटिकली। इसके अलावा डायबिटीज़ है, तो कुछ बीमारियां भी हैं जो जेनेटिकली इफ़ेक्ट डालती हैं। तो अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऐसी इस तरह की बीमारियां हुई जो जेनेटिकल ट्रांसफ़र होती हैं, तो कुछ संभावना रहती है कि जो होने वाली संतान है उसमें भी वो बीमारियां आ जा सकती हैं। दूसरा है शारीरिक कारक। शारीरिक कारक यानी कि बॉडी के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, और ये गर्भधारण से लेकर के आगे के जन्म के बाद तक की स्थितियों पर ये प्रभावित करता है विकास को। कैसे कि जब किसी माता का गर्भधारण होता है तो जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, अब उस बच्चे को अगर पूरी तरह से सप्लीमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। और कुपोषण का शिकार अगर होता है तो उसके मस्तिष्क का विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, तो वो इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तीसरा है बुद्धि। बुद्धि भी आंतरिक कारक होता है। हम लोग देखते हैं कि सभी बच्चों का IQ जो है वो अलग अलग होता है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि सभी बच्चे व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के तहत आते हैं, तो सभी का IQ भी अलग अलग होता है, डिफर होता है। अब जब IQ अलग है तो उनकी बुद्धि अलग अलग होगी, और
अगर किसी बच्चे की बुद्धि औसत से कम है तो हम उसको मंद बुद्धि की संज्ञा दे देते हैं। तो ऐसे बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो देखा गया है कि वो धीरे होता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। जबकि जिन लोगों का आईक्यू है वो औसत से ऊपर है, प्रतिभाशाली की श्रेणी में है, तो उनका देखिएगा डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, तो वहाँ पे विकास की गति बढ़ जाती है। तो बुद्धि आंतरिक कारक के रूप में प्रभावित करती है विकास को। चौथा है संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक कारक का मतलब है इमोशनल फैक्टर्स। बहुत तरह के इमोशंस हैं। अब बच्चों में क्या होता है कि उसके परिवार की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, माता पिता का जो सामंजस्य है वो अगर ठीक नहीं है तो बच्चों का जो इमोशनल बैलेंस होता है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो संवेगात्मक कारक कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करते हैं। वहाँ पे क्या होगा, विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी। वहीं जिन बच्चों का इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा होता है, परिवार की स्थिति अच्छी है, माता पिता के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तो वैसे बच्चों का आप देखिएगा तो इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। पांचवा है सामाजिक प्रकृति। जिस प्रकार के समाज में बच्चों का डेवलपमेंट होता है तो उसकी जो प्रकृति है वह भी बच्चों के ऊपर प्रभाव डालती है। इसके बाद बाह्य कारक को लेते हैं। बाह्य कारक में सबसे पहला आता है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। गर्भावस्था के दौरान जब माता जिस परिवेश में रहती हैं, जिस तरह का वातावरण उनको मिलता है और उनका स्वास्थ्य जिस तरह का है, होने वाले संतान के ऊपर उसका वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा। अगर परिवेश बहुत अच्छा है, माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो होने वाली संतान का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, उसका मानसिक विकास बहुत अच्छा होगा। अगर इसमें प्रॉब्लम होती है, परिवेश अच्छा नहीं है, माता का स्वास्थ्य बराबर गड़बड़ रहता है, तो होने वाली संतान में जो उनका विकास है वो इफेक्ट हो जाता है। दूसरा है जीवन की घटनाएं। हर एक इंसान के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो उनके विकास को प्रभावित करती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को ऐसी चोट लग जाती है जिससे शरीर का कोई अंग है वो डैमेज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जीवन की जो घटनाएं हैं वह भी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, और ये बाह्य कारक में है। इसके बाद है भौतिक वातावरण। जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अब जैसे जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनका जो विकास देखिएगा, उनकी वृद्धि शरीर की वो अलग होती है। वहीं गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों का शारीरिक आकार, उनका रूप रंग ठंडे प्रदेश के लोगों से अलग होता है। उसी तरह से जो पहाड़ों में रहते हैं उनका मैदानी भाग पर रहने वाले लोगों से डिफरेंस देखने को मिलता है। तो भौतिक वातावरण भी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और चौथी है सामाजिक आर्थिक स्थिति। बच्चे का जन्म जिस प्रकार के समाज में होता है, जिस परिवार में होता है, उस परिवार की क्या सामाजिक स्थिति है, उसकी क्या आर्थिक स्थिति है, इन सब का इफेक्ट पड़ता है बाह्य तौर पर। अब इसके बाद आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। आनुवांशिकता का अर्थ अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ ऐसे गुण हैं जो ट्रांसफ़र होते आते हैं, इसी को आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। अर्थात किसी बच्चे में माता पिता या उसके अन्य पूर्वजों के गुण हस्तगत होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक हुए, शिक्षाविद हुए जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। इनमें से एक है जेम्स ड्रेबर। इनका कहना है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। एच.ए. पेटरसन एवं वुडवर्थ का कहना है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं।
और इसमें एक और चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आनुवंशिकता के ऊपर जो जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं और उसके ऊपर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च किए, जैसे कि जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों के ऊपर रिसर्च किया था। उन्होंने एक झुर्रीदार मटर के बीज और जो चिकना मटर का बीज होता है उन बीजों को लेकर के उसके पौधे उगाए और फिर उन पौधों का पोलिनेशन किया, मतलब कि संकरण कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने देखा कि होने वाले जो बीज हैं वो अलग अलग क्राइटेरिया में आ गई। ज़्यादातर चिकनी बीजों की संख्या बढ़ गई थी। उसी तरह से उन्होंने लंबे पौधे एवं बौने पौधों के बीजों को आपस में संकरण करवाया था, तो उसका इफेक्ट उन्होंने देखा था। तो वहाँ पे आनुवंशिकी का पिता जॉर्ज ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद आनुवंशिकता का प्रभाव। देखिए, आनुवंशिकता का प्रभाव शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, चरित्र पर भी पड़ता है। शारीरिक लक्षणों पर यानी कि हमारे जो बॉडी का रूप रंग है, बॉडी की आकृति है, कलर है, इन सब के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बुद्धि पर प्रभाव देखने को मिलता है और चरित्र पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। और वातावरण का प्रभाव भी ऑब्वियस है कि वातावरण का प्रभाव भी हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट में शामिल होता है। वातावरण का अर्थ पर्यावरण होता है, और पर्यावरण जो है ना वो दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर के बना हुआ है। तो परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब हुआ चारों ओर, हमारा जो सराउंडिंग है। तो हम ये सराउंडिंग में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आवरण, वो आवरण होती हैं। आवरण का मतलब तो वैसे ढक्कन होता है, यानी कि हम चारों ओर जिन भी चीज़ों से ढके हुए हैं, जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, वही हमारा पर्यावरण है। तो इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरने वाला। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, नदी है, पहाड़, जंगल है, सब के सब पर्यावरण के ही घटक हैं। और इनमें जैव और अजैव अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 8 क्लास 10 का ये भूगोल आप इसको देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एनास्टेसी ने कहा कि पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उससे प्रभावित करती है। जिस वर्ड का मानना है कि जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, वह पर्यावरण होता है। हॉलैंड एवं डगलस के अनुसार जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। वातावरण का प्रभाव, शारीरिक अंतर का प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव, बालक पर बहुमुखी प्रभाव, ये 5 तरह के इफेक्ट वातावरण के माध्यम से देखने को मिलते हैं। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस। और समाजीकरण की प्रक्रिया कहती है कि बच्चे का समाजीकरण जन्म के समय से ही हो जाता है। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता आदि को सीखता है। समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटक में शामिल हैं परिवार, समाज एवं समुदाय। रॉस ने कहा है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है। ठीक है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है तो ये सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है। हम मतलब वी, है ना, हम, मैं नहीं, हम, और हम का मतलब होता है एक से अधिक। ठीक है, तो उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है, ये रॉस ने कहा। समाजीकरण के 2 प्रकार हैं, इनको याद रखेंगे, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। इसको प्रत्यक्ष या गौण समाजीकरण भी कहा जाता है। प्राथमिक समाजीकरण यानी कि जिसका इफेक्ट सीधे सीधे बच्चे के ऊपर पड़ता है, जिसके संपर्क में सबसे पहले बच्चे आते हैं। इनमें परिवार, परिवार के नज़दीकी सदस्य और मित्र ये शामिल होते हैं। ठीक है, परिवार, परिवार के निकटतम सदस्य एवं पीयर ग्रुप यानी कि मित्र मंडली, ये प्राथमिक समाजीकरण के घटक होते हैं। बच्चा इनके संपर्क में सबसे पहले आता है। समाज में जाने से, समाज में एक्सपोज होने से पहले बच्चा इनके संपर्क में आता है, और जिस प्रकार की इनकी स्थिति होती है वो बच्चों को सीधे सीधे इफेक्ट करती है प्रत्यक्ष रूप से। इसीलिए इसको प्राथमिक समाजीकरण का घटक माना जाता है।
इसके बाद आता है द्वितीयक समाजीकरण या फिर गौण समाजीकरण, अप्रत्यक्ष समाजीकरण। अप्रत्यक्ष समाजीकरण में विद्यालय आते हैं, पड़ोस आता है, संचार माध्यम आता है, हमारा समुदाय आता है। ठीक है, परिवार से जब बच्चा बाहर निकलता है, हमारे आस पड़ोस में जाता है, आस पड़ोस में जाता है, उसके अलावा विद्यालय आता है, तो उसका द्वितीयक समाजीकरण होता है। फिर जैसे जैसे बढ़ता है, संचार माध्यमों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, समुदाय का प्रभाव उसके विकास के ऊपर पड़ता है। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले, या कह सकते हैं कि समाजीकरण के ये दो मुख्य प्रकार हैं, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। अब आते हैं सृजनात्मकता के ऊपर। जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, निर्माण करना। अगर कोई बच्चा है जो किसी तरह की कला से या किसी तरह का कुछ नया इनोवेट करता है, कुछ उसकी जो सोच है वो बिल्कुल सबसे हटके है, सबसे अलग है, यूनिक है, और कुछ यूनिक चीज़ों का वो निर्माण कर देता है जिससे किसी समस्या का समाधान होता है, तो हम क्या कहते हैं कि बच्चे ने कुछ चीज़ इन्वेंट कर दिया। कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई बड़ा भी कर सकता है। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया वह सृजनशील व्यक्ति होता है, उसके अंदर सृजनात्मकता होती है। तो सृजन करना ही सृजनात्मकता है। मनोविश्लेषणात्मक, साहचर्यवाद, अंतःदृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद सिद्धांतों का संबंध सृजनात्मकता से है। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के तत्व निम्न प्रकार से बताए हैं। तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों से हटकर उससे आगे की सोचता है, कहते हैं ना कि दूर की सोचने की क्षमता होती है, तो जो आगे की सोच लेता है और अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, उसमें सृजनात्मकता तो पाया जाता है। तो जो व्यक्ति आगे की सोच ले, ठीक है, अभी के वर्तमान समय में हम लोग बड़े बड़े जो दुनिया के अरबपति हैं उनका नाम लेते हैं, वो आगे की सोच रखते हैं और उसी के अनुरूप वो अपने कार्य करते हैं, आगे की सोच रखते हैं, तो वे सृजनशील व्यक्ति होते हैं, उनमें सृजनात्मकता पाई जाती है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जो आने वाले समय में क्या ज़रूरतें हैं उसको अभी फील कर लेते हैं और उसको लाने का प्रयास करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, वो दरअसल में वही सक्सेसफुल होते हैं। अब इसमें है समस्या की पुनर्व्याख्या, सामंजस्य, अन्विचारों में परिवर्तन। अब हम सृजनशील बालकों की पहचान कैसे करेंगे अपने कक्षा में, अपने क्लास में। सृजनशील बालकों में मौलिकता के तत्व पाए जाते हैं। वे जल्दी किसी का कॉपी नहीं करेंगे, वे अपना होमवर्क खुद करेंगे। वे अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है उन्हें, तो वे उसे खुद पूरा करने का प्रयास करते हैं, वे जल्दी कॉपी करने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनका जो दृष्टिकोण होता है वो सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है, वो चीज़ों को हट करके सोचते हैं। जो सारे लोग सोच रहे हैं वो वैसा नहीं सोचते हैं, उनका दृष्टिकोण, उनका नज़रिया जो है वो अलग होता है। सृजनशील बालकों में स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता होती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से वो किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वे स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, वे अधिक सेंसिटिव होते हैं किसी भी समस्या के प्रति, वो अधिक जागरूक होते हैं। जब भी वे किसी तरह की समस्या को देखते हैं तो उनके मन में वह समस्या घर कर जाती है, फिर उसका वो सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सृजनशील बालकों में स्वायत्तता का भाव पाया जाता है, ऑटोनॉमी उनमें पाई जाती है। वे खुद में अपने आप को इस तरह से आत्मनिर्भर बना करके रखते हैं, वे जल्दी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सृजनात्मकता का परीक्षण हम कैसे करेंगे, कैसे हम चेकआउट करेंगे कि किसी बच्चे में सृजनात्मकता है या फिर नहीं है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है चित्रपूर्ति परीक्षण। एक चित्रपूर्ति परीक्षण में क्या होता है ना कि पजल टाइप का कुछ होता है। एक तो ऐसा कर सकते हैं कि कोई चित्र है जो आधा कंप्लीट है, आधा खाली है, आप उसको दे दीजिए। कुछ में तो डॉट 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 बना होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं के लाइन मिला होता है, बाकी लाइनें बच्चों को खुद मिलानी होती है, तो वो चित्रपूर्ति परीक्षण हो गया। दूसरा उत्पाद सुधार कार्य। किसी तरह का अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कुछ कमियां हैं
बच्चों को दे दिया कि चलो इन सारी कमियों को पूरा करो, दूर करो, कैसे हम इसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद वृत्त परीक्षण होती है, एक तरह का ये असेसमेंट है, वृत्त परीक्षण। इसके अलावा है ब्लॉक बिल्डिंग। इसमें बच्चों को अलग अलग तरह के ब्लॉक्स दिए जाते हैं, ब्लॉक बिल्डिंग बनाए जाते हैं, बच्चे किस तरह का ब्लॉक बिल्डिंग कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सृजनशील बालकों का परीक्षण कर सकते हैं। सृजनात्मकता का विकास हम कैसे करेंगे बच्चों में? तो पहले तथ्यों का अधिगम, बहुत तरह के फैक्ट्स को वहाँ पे लर्न करवाना है, उनमें मौलिकता का विकास होना चाहिए। जो भी चीज़ों को वो सीखते हैं करते हैं उनमें मौलिकता की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी कर लिया, किसी दोस्त से देख करके वो लिख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलिकता होनी चाहिए, उनका मूल्यांकन होना चाहिए, वे खुद असेसमेंट कर लें, उन सारी चीज़ों का सेल्फ इवैल्यूएशन करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। समस्या के स्तरों की पहचान करके हम उसका विकास कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे बच्चों की समस्या आती है, कौन कौन सी चीज़ों में बच्चे अटक जाते हैं, वहाँ पे हम उनको स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम उनका जांच होना चाहिए, पाठ्य संबंधी क्रियाएं कराई जानी चाहिए। तो इस तरह से हम सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। इसके बाद सृजनशील बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो अध्यापक को विद्यालय में सृजनशील बालकों की पहचान कर उनकी योग्यता एवं क्षमता का सर्वांगीण विकास करने में सहायता करनी चाहिए। अध्यापकों को स्वयं सृजनशील बालकों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करना चाहिए, अर्थात उच्च नैतिक स्तर, ईमानदारी, मानवता, समानता इत्यादि का गुण प्रस्तुत करना चाहिए। अध्यापक छात्रों के समक्ष ऐसी समस्या उत्पन्न करे जो बिल्कुल नवीन हो, बिल्कुल नई हो, उसका सोल्यूशन पहले ढूंढा ही नहीं गया हो। इससे छात्र समस्या के समाधान में सृजनात्मक सोच का उपयोग करेंगे। अध्यापकों को छात्रों को सृजनशील बनाने के लिए विषय वस्तु के अलावा निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता इत्यादि का समय समय पर आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। विभिन्न क्षेत्रों के महान अन्वेषकों, खोजकर्ता के जीवन परिचय के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन में घटित विशेष तथा सार्थक घटनाओं के बारे में छात्रों को बताना चाहिए, जिससे कि उन्हें प्रेरणा मिले, यानी कि मोटिवेट करते रहना चाहिए उन्हें, है ना। मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है और मोटिवेशन से उनमें इमोशन जगता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो पहला सवाल हमारे सामने है, बाल विकास के अध्ययन में निम्न में से किन बातों को शामिल किया जाता है? पहला, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। दूसरा, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। तीसरा, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, बाल विकास के अध्ययन में इन तीनों ही बातों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर के 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या करेंगे। पहला है, प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे। दूसरा है, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे। तीसरा है, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। और चौथा है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए, विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। विकास में ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की जाती है। केवल लंबाई नापेंगे तो विकास की रिपोर्ट तैयार होगी? नहीं होगी। उनका वजन तौलने से उनका विकास की रिपोर्ट तैयार होगी? नहीं होगी। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है कि उनकी जो रुचियाँ हैं, आदत हैं, दृष्टिकोण है, स्वभाव है, व्यक्तित्व है, व्यवहार है, इन सारे चीज़ों का वहाँ पे परिवर्तन हम लोग वहाँ ट्रैक करेंगे। ठीक है। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए, निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है, तो ये उसके संज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा।
प्राथमिक स्तर पर कौन सी पाठचर्या उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पाठचर्या की अगर हम बात करते हैं, करिकुलम, तो करिकुलम में बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है, मेंटल डेवलपमेंट की बात की जाती है, उनका सोशल डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है, और देश की सभ्यता और संस्कृति पे गर्व भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तीनों विकल्प सही हैं और इसीलिए हम चौथे विकल्प को सिलेक्ट करेंगे, एक से अधिक। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व हो रहा है। इसका मतलब है कि उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, वह परिपक्व होने लगा है। तो हमारा दूसरा विकल्प यहाँ पे सही है, संज्ञानात्मक विकास वाला। हमारे क्लासेस आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपकी हो सके। हमारे पुराने वीडियोज भी पड़े हुए हैं जहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया है, आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो। और 2024 में जो प्रधान शिक्षक के पूरी तैयारी कराई जा रही है, एक नए सिरे से क्लासेस आ रहे हैं, इसको भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी बताइए कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। बुद्धि तो प्रभावित करती है, तर्क शक्ति भी प्रभावित करेगी, भाषा प्रयोग की क्षमता भी प्रभावित करेगी। तो यहाँ पांचवा विकल्प हमारा सही होगा कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, अगला सवाल है, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी कि गलत है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। ये तो बिल्कुल सत्य कथन है, हमें ढूंढना है असत्य कथन को। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, यह भी सही कथन है। तीसरा है, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। ये गलत है, क्योंकि विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से ये सारे विकास नहीं होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये ऐसा नहीं मानता है। अगला सवाल है, आपकी कक्षा का एक छात्र है राजू, जो शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्न में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? पहला है संवेगात्मक विकास, दूसरा है बौद्धिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा पांचवा विकल्प भी है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विकास में सहसंबंधता का सिद्धांत होता है, यानी कि विकास के जो आयाम हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक चेन भी गड़बड़ हुआ तो पूरा सिस्टम उसका प्रभावित होता है। तो अगर शारीरिक रूप से बच्चा पिछड़ा हुआ है, उसका संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होगा, उसका बौद्धिक विकास भी प्रभावित होगा, और उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा। तो यहाँ हम चौथे विकल्प को चुनेंगे, एक से अधिक। अगला सवाल है, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक के लिए प्रयोग होता है, मात्रात्मक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाणात्मक भरा जाएगा, परिमाणात्मक तीसरे विकल्प में है। और विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है, गुणात्मक परिवर्तनों के लिए भी होता है।
तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधी समस्या। तो किशोरावस्था में व्यवसाय करने का टेंशन नहीं होता है। यौन संबंधी समस्या, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय उनके हार्मोनल डिफ्यूजन से बहुत तरह के चेंजेज आते हैं, और यौन संबंधी समस्या सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या होती है। समायोजन संबंधी समस्या उतनी ज़्यादा जटिल नहीं जितनी दूसरी है। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ से सबसे सही है। और एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन का पेज आ गया है, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। तीसरा विकल्प हमारा सही है। मानव विकास की किस अवस्था में सीखने की गति सर्वाधिक होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, मानव विकास की सीखने की गति सर्वाधिक होती है शैशवावस्था में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे पांचवा विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल लेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों ही अवस्था शामिल होती है शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है। तो 1, 2, 3 ये तीनों विकल्प सही है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये किशोरावस्था की सूचक होती है। किशोरावस्था में जब बच्चे पहुँचते हैं तो इस तरह के थॉट उनके मन में आते हैं। निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ये तो ठीक है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन सीखना होता है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, हाँ ये भी सही है। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो यह भी उसके सीखने का ही एक हिस्सा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का पेज आते जाएगा बीच बीच में, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो करते रहिएगा। अगला सवाल है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? अवधारणाओं का विकास, तो हमारे कंसेप्ट जब क्लियर होते हैं, यानी कि वहाँ पे हम कह सकते हैं बौद्धिक विकास से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। बौद्धिक विकास, ये अवधारणाएं हमारे किससे जुड़ी हुई है? तो बौद्धिक विकास से जुड़ी हुई हैं। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। पहला विकल्प ही तो सही है। अच्छा, बाकी के विकल्प को भी देख लेते हैं। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। विकास के क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। अब इसको भी हम पूरी तरह से सही नहीं कर सकते। ये पहला विकल्प ज़्यादा सही है, सटीक है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। अगर शारीरिक विकास गड़बड़ होता है तो बाकी के सारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है? नहीं, विकास अधिगम से स्वतंत्र नहीं हो सकता। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, ये सही है। अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं, नहीं, अधिगम और विकास पारिभाषिक शब्द नहीं है। ये दूसरा विकल्प हमारा सही है कि अधिगम और विकास जो है वो एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस विचारक का है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्किनर ने ये बताया है कि विकास
एक क्रम के अनुसार चलने वाली और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया होती है। तीसरा विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, आर्थिक पृष्ठभूमि से क्या मतलब है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, ये सटीक है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता कर सकता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ठीक है, शिक्षार्थी किस तरह से अलग अलग तरीके से सीखते हैं उसको हम समझ सकते हैं एज ए टीचर, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्क करेंगे। ठीक है, तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है, उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, मानव का विकास बुद्धि पर भी होता है, वृद्धि है, बुद्धि तीसरे नंबर पे है, वृद्धि पे, वातावरण पे, बुद्धि पर, ये तीनों पर ही होता है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प हमारा सही होगा कि एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न, बालक का संवेगात्मक विकास निम्न में से किसे प्रभावित करता है, उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास पर। तो यहाँ पे देखिए, संवेगात्मक विकास जो है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये तीनों ही यहाँ पे हो जाएंगे सही। शारीरिक, सामाजिक और नैतिक सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा सही, एक से अधिक। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य है, इन दोनों ही चीज़ों को देखना है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र असीमित नहीं होता है, सीमित होता है, तो ये तो गलत हो गया। असत्य कथन को ही पहचानना है। ठीक है, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, ये सही कथन है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, ये भी सही है। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, ये गलत है, पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था कौन सी है, तो ये तो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग हम लोग बच्चों के ऊपर कर सकते हैं, शैशवावस्था में नहीं कर सकते, प्रौढ़ावस्था में तो पढ़ाई होती ही नहीं है, तो बाल्यावस्था सही है, पहला ऑप्शन सही हमारा है। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, मानव का जो विकास है वो शारीरिक, फिर उसके बाद आता है संज्ञानात्मक, उसके बाद आता है आपका संवेगात्मक, फिर आता है सामाजिक। तो यहाँ पे शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, इन चार क्षेत्रों में हम विभाजित कर सकते हैं मानव विकास को। तो हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, बीच में पेजेस डाल दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास डैश है, केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि मानव का जो विकास है वह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, और किसी भी विकल्प में ये दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पांचवा विकल्प लेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। शैशव काल की अवधि क्या होती है, बहुत ही आसान सा सवाल है। शैशव काल की अवधि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की होती है, पहला विकल्प सही है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तीसरा विकल्प हमारा सही है। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने, अरे ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, स्किनर ने ये कहा है, स्किनर का ये कथन है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं, कौन सा सिद्धांत यह बताता है। तो देखिए, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोगों ने एक राजू वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, जिसमें राजू शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ है,
तो उसका बाकी का सारा जो आयाम है वो भी प्रभावित होगा। तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत ये बताता है ना, परस्पर संबंध का सिद्धांत, पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। ये तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, उनकी आयु की अलग है, उनके हर तरह की चीज़ें अलग है, उनके जो हेरिडेटरी क्या बोलते हैं उसको, आनुवांशिक गुण है ना, जेनेटिक्स उनका सबका अलग अलग होता है, ठीक है, हर एक व्यक्ति का अलग होता है। तो इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये बताता है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। देखिए, पूर्व प्राथमिक कक्षा के ऊपर आपको विशेष फोकस देना होगा, और ये चौथे यूनिट में हमारा जो डीएलएड का सिलेबस प्रधान शिक्षक का यूनिट 4 जो निर्धारित किया गया है, उसमें इससे भर के क्वेश्चन रहेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के ऊपर, ईसीसी के ऊपर। तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। यह तीसरा विकल्प सही है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को चुनना है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। क्या ये सही है या गलत है? अगर टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या यह डिस्टरबेंस उत्पन्न करता है? नहीं। तो पहला कथन ही तो असत्य है। अच्छा, सत्य कथन चुनना है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। सत्य कथन चुनने को रहेगा, सत्य को चुन लीजिएगा, असत्य रहेगा, सत्य को चुन लीजिए। इसलिए ध्यान से पढ़ना है, सत्य कथन को चुनना है। ये असत्य कथन है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ये तो बिल्कुल सही है। हम लोग बच्चों को खेलने के लिए इसीलिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि खेल के माध्यम से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है और सोशलिटी भी उनमें आ जाती है, सामाजिकता का विकास भी होता है ना। तो दूसरा तो सही है। तीसरा है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। नहीं, विकास और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित नहीं हो सकते हैं। तो यह भी असत्य कथन है। हमें चुनना था सत्य कथन, तो दूसरा विकल्प हमारा है सही। दूसरे विकल्प को सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, ओनली हेरिडेटरी, नो। पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ये बिल्कुल सही है। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होती है, दोनों का इफेक्ट पड़ता है इस पर, जेनेटिक गुणों का भी और जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं या जिस इन्वायरमेंट में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, पालन पोषण होता है, उन दोनों का मिला जुला प्रभाव पड़ता है मानव व्यक्तित्व के ऊपर। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना नहीं, प्रारंभ से क्यों टारगेट सेट करेंगे बच्चों के लिए, नहीं। अब दूसरा विकल्प हमारा सबसे ज़्यादा सटीक है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं, जो उनमें कह सकते हैं कि टैलेंट अंतर्जात हैं, जो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर हैं, ठीक है, उनका पोषण किया जाए और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगर हम बच्चों को ये अवसर उपलब्ध कराते हैं कक्षा में तो उसमें सृजनात्मकता का पोषण होता है, ठीक है। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। समाजीकरण का अर्थ क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना। दूसरा है समाज में समायोजित हो जाना। तीसरा है सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। विद्रोह करिएगा तो समाजीकरण कैसे होगा? नहीं।
कठोर रूप से पालन करना ये भी सही नहीं है। समाज में समायोजित होना ये सबसे सिंपल है और सटीक है, दूसरे विकल्प हमारे यहाँ पे सही है। समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है, ये तो बिल्कुल सही कथन है, सत्य है। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। सही है। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है, अरे ये तो असत्य कथन है। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है, जिस तरह के परिवेश में बच्चे रहते हैं उनका समाजीकरण प्रभावित होता है। तो तीसरा विकल्प हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि ये असत्य कथन है। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बिल्कुल। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बिल्कुल सही है। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। चलिए तीनों सही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तो चौथे विकल्प को सेलेक्ट करेंगे ना, एक से अधिक। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? ये तो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, तो कई बार रिपीट हो चुका है थ्योरी में भी, और क्वेश्चन में जैसे ही आएगा आप तो जन्म से लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अगला प्रश्न लेते हैं। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है, ये भी आसान सा सवाल, किशोरावस्था के दौरान। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।